हाय गाइस, आई एम राजदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सफारी। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर देंगे, आज ये वाला चैप्टर। ठीक है। तो हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था कि जो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे गवर्नमेंट ने कैसे कैसे चेंजेस लाए उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस थे ही नहीं। और जो अपना इंडिया था वो पूरी तरह से तब 1991 में, जैसे मैंने आपको बताया था, क्राइसिस कैसे हुई। फिर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 7 बिलियन का। तो मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हमने 7 बिलियन का लोन लिया था। उसके बाद क्या हुआ, क्यों सीधा हमें वर्ल्ड बैंक ने ये बोल दिया था कि आप अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर को मौका दो, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो आपके यहाँ प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता, आप चाहे जो भी कर लो। ठीक है। क्योंकि जो आपके ऐसे सर्विस सेक्टर होते हैं ना, वो भाई प्रॉफिट आपको जनरेट करके नहीं देते। ठीक है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का इसमें कंप्लीट कर लिया था। तो अपने पास जो जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना अबाउट दी लिबरलाइजेशन। तो मैंने आपको इसका मतलब पहले बेसिक बता दिया था। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने पढ़ लिया। तो आज तो हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है। तो ये होता क्या, देखो। अब फाइनेंशियल सेक्टर से आपको क्या पता चलता है, कोई भी पैसों की लेन देन। ठीक है। फाइनेंशियल से क्या पता चल रहा है हमें कि कोई भी पैसों की लेन देन। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी पैसों की लेन। तो देखो, अगर पैसों की बात आती है तो आरबीआई का तो उधर नाम आएगा। अगर मैं बैंक का नाम ले रहा हूँ तो आरबीआई का आएगा। ठीक है। पहले देखो, आरबीआई आज भी है, आज भी वो एकदम हेड पे है। ठीक है। ऐसी इसमें कोई श्योरिटी मत रखो कि आरबीआई को सारी उसकी रोल देखो। ऊपर क्या हुआ था ना, 1991 से पहले। ठीक है। मैंने क्या बताया, प्राइवेट सेक्टर अपने पास थे ही नहीं। ठीक है। तो प्राइवेट बैंक भी थे, वो भी अपने पास नहीं हुआ करते थे एकदम से। ठीक है। तो बात क्या होती थी ना, देखो 1991 में जो भी सारे डिसीजन थे बैंक के, सब आरबीआई ही लेती थी। मतलब अगर जैसे आप बोलोगे आज भी तो डिसीजन लेती है, पर डिसीजन तब पता कैसे ले लेती थी कि अगर आपके बैंक में एक फिक्स अमाउंट में इतने रुपीज़ होने चाहिए। ठीक है। आपके बैंक में फिक्स अमाउंट में इतने ही रुपीज़ होने चाहिए। अगर उसने बोला 20,000 है तो 20,000 ही रहने चाहिए, उससे ना ही ज़्यादा ना ही कम। देखो अब एक तरीके से तो ये वही हो गया ना भाई, कि ना ही ये किसी को ग्रो करने दे रहे, ना खुद ग्रो हो रहे। तो इसी से अपने कंट्री की डेवलपमेंट हो भी नहीं रही थी बिल्कुल से। ठीक है। 20,000 अगर इन्होंने बोल दिया तो 20,000 ही रखेंगे, और एक फिक्स इंटरेस्ट लगा रहेगा बैंक्स पे कि भाई आपको इतना सबमिट करना है तो करना है। तो भाई अब बैंक क्या करते, अब बैंक के पास कोई चारा ही नहीं बचता था फिर। ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आई। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, जब हमने 1991 के बाद बताया हमने चेंजेस करना शुरू किए। ठीक है। तो 1991 के बाद हमने पता है पहला चेंजेस क्या किया, जो आरबीआई का रोल था हमने थोड़ा सा कम कर दिया। क्योंकि भाई देखो, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है भाई, अब मैं उसका पूरा रोल तो ख़त्म कर नहीं सकता। तो हमने उसका रोल थोड़ा सा क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, उसका रोल थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया। ठीक है। कि अब मैंने जो प्राइवेट बैंक्स और दूसरे जो बैंक्स थे, मैंने उन्हें भी क्या दिया, चांसेस दिए। ठीक है, चांसेस दे दिए कि भाई चलो अब आप लोग भी थोड़ा ग्रो करके दिखाओ। तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो मेन बात है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ भी कि नहीं हुआ। तो जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी ना भाई, वो ऑलमोस्ट 74% तक पहुंच गई, फिर बढ़ गई। ठीक है। पहले के मुकाबले अपनी जो इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी फॉरेन में, फॉरेन रिजर्व्स में, वो थोड़ी बढ़ गई थी तब। ठीक है। मतलब बढ़ी क्या, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, 74% बढ़ गई। तो इससे गवर्नमेंट को पता चला कि मेन जो रोल था वो आरबीआई। तो ठीक है, ऐसी बात नहीं हुई कि उसके बाद आरबीआई का एकदम रोल हटा दिया गया, नहीं। आरबीआई एकदम हेड था। ठीक है। आपको सारी अपनी, अगर आप एक प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हो तो आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ती, आरबीआई को देनी पड़ती। पर आरबीआई ने प्रॉपरली आपको बोल दिया था कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि इतना फिक्स रहना है तो इतना ही रखना है, नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं था। ठीक है। तो जैसे अब मैं एनसीईआरटी में हूँ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो पहले जैसे अगर मैंने बात की तो देखो अब वहाँ पे मेन आरबीआई का रोल हुआ करता था। ठीक है। ये जो आरबीआई था, मेन उसी का रोल होता था। तो देखो अब क्या हुआ। ठीक है। आरबीआई का रोल होता है, यू मे बी अवेयर डैट all the banks and other financial institution of the India are regulated by the various norms regulated by the RBI। आरबीआई के द्वारा ही सारे बैंक्स वो होते हैं। ठीक है, कंट्रोल किए जाते हैं। ये तो हम सभी को बात ये पता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। ठीक है। तो देखो पता है पॉलिसी में मेन क्या था कि हमें आरबीआई का रोल थोड़ा कम करना है। ठीक है। तो हमने पॉलिसी में क्या किया, हमने आरबीआई का रोल थोड़ा सा कम कर दिया। देखो यहाँ पे कम किया है ना हमने रोल, हमने इसीलिए जानबूझ के रोल उसका कम किया क्योंकि भाई हमें और सेक्टर को चांस देना था, तभी हम डेवलप कर पाते। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात हो गई। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ ना, देखो जैसे अभी ये हुआ, देखो
जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी, देखो इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द बैंक इज राइज बाय 74%। देखो एकदम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चल रहा हूँ, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी के आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर बाद में हमें क्या दिखा कि हमने थोड़े उसके रोल कम कर दिया था, ठीक है, किसके, आरबीआई के। ये बात समझ गए आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना, जैसे अब ये बात तो हो गई। अब आता है अपने पास टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। अब आती है बात टैक्स रिफॉर्म्स की, किसकी, टैक्स रिफॉर्म की। देखो तो टैक्स रिफॉर्म में क्या था, देखो अपने पास आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, आप अपने के पास दो तरीके के टैक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एकदम आराम से बताता हूँ, ठीक है। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपके ऊपर ऐसे बोल सकते हो ना, परमानेंटली लगता ही लगता है, ठीक है। जैसे अगर आप हर मंथ के अंदर अगर आप अगर आपने इंश्योरेंस कराई तो ठीक है, आप उसके लाइसेंसिंग फीस दोगे, ठीक है। जैसे आप जो प्रॉपर्ली अपने घर का, जैसे जो आखिरी में रेंट उंट पूरा देते हो, जैसे रेंट की बात तो नहीं बोलूँगा, जैसे अगर आप मकान मालिक हो, ठीक है, फिर आपको कुछ अमाउंट ऑफ पैसा सरकार को देना पड़ता है, तो वो आप कौन सी फॉर्म में देते हो, टैक्स की फॉर्म में देते हो ना। जैसे अगर आपको जो डायरेक्ट टैक्स देना पड़ जाए, ठीक है, क्या, जो आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, ठीक है। जो आपको डायरेक्टली देना पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने एक कार खरीदी, ठीक है, और कार के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा, चलो ठीक है, ये चलो इस एग्जांपल को नहीं लेते, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप एक हाउस में रहते हो, हाउस ही का ले लेता हूँ एक और एग्जांपल, ठीक है। आप हाउस में रहते हो, ठीक है, 1 मंथ हुआ, ठीक है। जब आप बिजली उजली का बिल भरते हो, ये सब भरते हो, ठीक है, उसके अलावा आप अलग से टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है, जो हमने नॉर्मली सुना है कि आपको थोड़ा टैक्स तो देना पड़ेगा। और उसी टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे डेवलपमेंट करती है अपने कंट्री के अंदर, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। ये तो बात होगी डायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। देखो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्टली आपके ऊपर लगाए जाएंगे। कैसे इनडायरेक्टली, जैसे आप मान लो आप जैसे कोई कैफ़े वैफे में गए, ठीक है, आपने वहाँ पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, मान लो, ठीक है, आपने वहाँ पे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो उस पिज़्ज़े की जब देखोगे आप, तो उसकी रेट असल में होगी 799, ठीक है। पर आपको पे कितना करना पड़ेगा, 820 रुपीज़। 20 रुपीज़ वहाँ पे जो ये लगता है ना, यही इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। यही आपका ये टैक्स होता है, पर ये इनडायरेक्ट टैक्स होएगा, ठीक है। ये परमानेंटली नहीं है कि आपको अब भाई जाना है तो देना ही, देखो अगर आप वहाँ जाओगे तभी टैक्स दोगे ना, आप घर में बैठे हुए हो तो तब वो टैक्स दोगे, ठीक है। तो यही जो टैक्स अलग से हमसे कंपनियां लेती हैं, जैसे अब मैं कार का यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। अगर आपने एक कार खरीदी, मान लो ये 25 लाख की, ठीक है, 25 लाख की खरीदी, और आपको टोटल उसका टैक्स भरना पड़ा मान लो 5000, और मान लो इससे ज़्यादा ही भरना पड़ता है ऐसे तो, ठीक है। तो 5000 अगर आपको और टैक्स भरना पड़ गया, ठीक है, तो वही आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा, बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। वही आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, बस। टैक्स रिफॉर्म में यही था, ठीक है। देखो आ, देखो टैक्स रिफॉर्म, देखो ये होता है टैक्स रिफॉर्म डेट आर डायरेक्टली इंक्लूडेड ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्टली लगता है, ठीक है। कंसिडर द टैक्स ऑन इनकम ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज द प्रॉफिट ऑफ द इंटरप्राइज, ठीक है। तो देखो 1991 में बात क्या हुई, अब मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। 1991 में बात क्या हुई थी, देखो कि ना जब गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करती थी, ठीक है। क्या करती थी, बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करती थी, ठीक है। पर भाई आपको तो पता ही उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा थोड़ी ना हुआ करता था, तो उससे क्या हुआ ना, लोगों ने पैसा देना ही बंद कर दिया, ठीक है। अगर लोग ही अगर पैसा देना बंद कर दिए, तो आपको बताओ, अभी मैंने क्या बताया, टैक्स आपको क्या होता है, आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होता है। अब भाई वो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था कंट्री के अंदर, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई आपने टैक्स ही इतना ज़्यादा लगा दिया, तो भाई अब डेवलपमेंट कैसे हुआ किसी कंट्री के अंदर। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट बहुत हाई कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पैसा तो चाहिए था। पर भाई ये मेरे को बात बताओ, जब आपके पास अगर आप कमा ही 100 रुपये रहे हो, अगर आपको उसमें से 70 रुपये अगर टैक्स ही भरना पड़ जाए, तो कोई नहीं भरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगों ने क्या किया, टैक्स भरना क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर टैक्स भरना कम हुआ, तो डेवलपमेंट भी कंट्री की क्या होगी, कम होगी। कंट्री की डेवलपमेंट कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे कम होना, एकदम यही रीज़न थे कुछ कुछ। तो मेन यहाँ से मोटिव निकल के क्या है अपना, कि हाँ भाई हमारी गलती की वजह से ही, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा रिडक्शन हुआ टैक्स में। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, रिडक्शन इन द टैक्स इट फेल टू बी हाई राइजेस फॉर द इनकम और टैक्स इवोजन, ठीक है। ये देखो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स दैट आर लेवल ऑन द कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन नेशन मार्केट्स,
ठीक है, जो आपके और प्रॉपरली लगते हैं। देखो अब एक यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या हो रहा है, अब ये देखो फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या होता है। देखो फिजिकल पॉलिसी वो होती है ना, जो कि बेसिकली देखो जैसे अगर आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जो आप कलेक्टिव वो नहीं कर रहे हो, खर्चे उर्चे कर रहे हो, उसी को मिला के हमारा बनता है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, जो नॉर्मली आप लोग खर्चे कर रहे हो। ठीक है, बस इतना होता है फिजिकल पॉलिसी का मतलब। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बात यहाँ से आपको क्या सीखने को मिली 1991 से, कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब चीज़ों के प्राइसेस जो इतने ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे उसे कम किया। ठीक है भाई, कम करोगे तभी बात बनेगी, भाई कम नहीं करोगे तो लोग आपको कैसे दे देंगे भाई पैसा, जब उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। ठीक है, फिर अपना आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसमें मेन वैल्यू अपनी आई थी डी वैल्यूड वैल्यू। ठीक है, डी वैल्यूड मतलब ये होता है कि जब आपने स्टार्ट कर दिया फॉरेन करेंसी को एक पाने के ऊपर। ठीक है, कि आपने जैसे अपने फॉरेन एक्सचेंज के रेट बढ़ा दिए, थोड़ा थोड़ा सब में चीज़ में इंक्रीज करने लग गए, बस इसी को बोलते हैं। ये एकदम ईजी था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एकदम ईजी था। ठीक है, अब देखो मेन बात आती है, अब देखो ट्रेड का। अब देखो ट्रेड की क्या बात आती है। देखो हम लोग का पता है मेन अपना जो सेक्टर था ना, वो इसी के वजह से हम लोग चूक गए थे। ठीक है, मेन यही रीज़न था कि हम लोग जो चूके ना, हम लोग इसी के वजह से चूके थे, यहाँ के वजह से, इस सेक्टर के वजह से। वो किस लिए था मैं रीज़न बताता हूँ। देखो क्या हुआ ना, कि जो वहाँ पे टैक्सेस थे ना, हमने बहुत ज़्यादा हाई कर रखे थे अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। जैसे अगर इंपोर्ट के लिए आप जैसे मान लो अमेरिका से आ रहे हो, ठीक है, इंडिया में सामान लेकर। ठीक है, आप आए इंडिया में सामान लेकर। ठीक है, तो जैसे अगर आप 500 का सामान लेकर आए हो ना भाई, तो पता है आपको एक्स्ट्रा उसके बदले 700 और देना पड़ेगा इंडिया में डिलीवर करने के लिए। ठीक है, अगर आप 500 लेकर आ रहे हो तो आपको 700 और देना पड़ेगा। अब बताओ कि आपको टोटल कितने रुपए देना पड़ेगा, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई कौन कंट्री चाहेगा कि मैं इस कंट्री में आकर अपना इंपोर्ट करूं। भाई जब मुझे इतने का सामान मैं वहाँ इंपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा तो भाई मुझे तो वहाँ पे पैसा दे देना पड़ रहा है। तो भाई सबने क्या किया कि हम इंडिया में इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो देखो पहला तो काम बताया बैंक ने हमें क्या बताया, देखो जो वर्ल्ड बैंक से हमने लिया तो उन्होंने पहला काम यही बताया था, भाई जो तुमने इंपोर्ट पे इतनी सारी ड्यूटीज़ लगा रखी है उसको कम करो। ठीक है, कम करोगे तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, देखो क्वालिटिव रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब यही है। ठीक है, जो क्वालिटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखो अभी ये बात हो गई। अब ये बात होगी तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे सब कुछ, जैसे जो वहाँ पे हमारे ऊपर लाइसेंस लग रहा था ना, हमने सबको थोड़ा थोड़ा कम करना हमने शुरू कर दिया। ठीक है, कि सब पे हाँ भाई थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर ही देते हैं, क्योंकि रिड्यूस करेंगे तभी काम बनेगा। तो धीरे धीरे जैसे ही हमने रिड्यूस किया तैसे ही अपना जो इम्पोर्ट था और एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि अलग कंट्रीज ने बोला चलो भाई इन्होंने थोड़ी लाइसेंसिंग हटाए, अब हम यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो ना, तो इम्पोर्ट अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है। क्योंकि भाई अब मैं उनकी करेंसी दूंगा ना, अपनी करेंसी थोड़ी ना उन्हें उनके देश में चलेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये यहाँ का ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेड। ठीक है, और ये आपका टैक्स रिफॉर्म भी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि देखो मेन अगर आप हमारे यहाँ कुछ भी हुआ वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही हुआ, जैसे कि अभी आपको पता है। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, देखो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ अब। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ अब क्या हुआ था ना, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब थे, तो भाई अब हमें गवर्नमेंट को भी पता चल गया था कि प्राइवेट सेक्टर को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोल में। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि दो तरीके से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर चेंज होने लग गए। गवर्नमेंट कंपनी ने दो तरीके से प्राइवेट सेक्टर को अपनी कंपनियां देने लगी, या तो पूरे शेयर्स प्राइवेट सेक्टर ही खरीद ले, पूरे शेयर्स प्राइवेट सेक्टर ही खरीद ले, ये भी सही था। या तो कुछ अमाउंट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर है, कुछ अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्राइवेट में। देखो गवर्नमेंट ने पहला काम किया, दूसरा काम किया। देखो दो वैल्यू आपको समझ जानी चाहिए। देखो प्राइवेटाइजेशन की बात आई, ठीक है, उसने पूछा कि भाई कौन से दो तरीकों से गवर्नमेंट ने किया, अभी मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसने तो कौन से तरीके लिए, एक बोला कि या तो आप अपने मेरे पब्लिक सेक्टर के पूरे शेयर्स ही खरीद लो और अपने प्राइवेट बन जाओ, ये भी भाई सही था कि इससे गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाता। और अलग ये था कि भाई देखो जो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ना, कि कुछ कुछ अपने सेक्टर्स को ही प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ठीक है, देखो जैसे मैं एनसीईआरटी पे हूँ, देखो
ये हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनीज कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट इन दी टू वेज, ठीक है, टू वेज ये हो गए। देखो, बाय द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ओनरशिप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब विड्रॉल मतलब कैसे कि वो पूरा सेक्टर ही किसको दे दिया, प्राइवेट को दे दिया, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, ठीक है। और बाय द आउटलेट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, कि भाई अगर आप आना चाहते हो तो खुद से आकर, ठीक है, एकदम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी, ठीक है। अब बात है डिसइन्वेस्टमेंट की। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये आपको मैक्रो में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब इसका मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है ना कि देखो अगर आप, अगर इन्वेस्टमेंट जैसे आपकी अगर ये है, जब पब्लिक सेक्टर आपकी कंपनीज है ना, जो पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, ठीक है, जब वो अपने कुछ पार्ट ऑफ शेयर किसको कन्वर्ट दे दें, प्राइवेट को। क्या मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना ये टॉपिक, ठीक है। रुको मैं दोबारा से बताते तो, देखो जो आपकी यहीं बता दे रहा हूँ, इससे एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ। देखो जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स, क्या अपने शेयर्स किसको दे दिए, प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, किसमें, प्राइवेट में। ये बात समझ आई, किस में कन्वर्ट कर दिए, प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिए, मतलब क्या अपने शेयर्स किसको दे दिए, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए। अगर वो अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर्स को उसने दिए तो क्या बन जाएगा, डिस इन्वेस्टमेंट। क्या, डिस इन्वेस्टमेंट। देखो, बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ PSES, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, टू दी पब्लिक इज नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के क्या है, शेयर्स हैं, वो किसको दे दें हम लोग, पब्लिक को दे दें, ठीक है, प्राइवेट। और यहाँ पे एक और टर्म आ सकता है पब्लिक, अगर मैं उसको पब्लिक को भी दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। देखो, सेलिंग द पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है, सेलिंग कर दिया आपने कौन से, अपने, देखो जैसे आपके पास एक शेयर्स है, ठीक है, आपने उसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अगर बेच दिया तो उसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, सिंपल सा है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आ जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये अपना आज का लास्ट टॉपिक होगा और इस चैप्टर का भी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन, इसका मोटिव क्या था, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन तो समझ गए, इसका मतलब होता क्या, अब ये जानने वाली बात है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब पता है मेन बेसिकली क्या होता है, कि एक प्रॉपर इंटरेक्शन बन सके दुनिया से अपना, ठीक है, इंटरेक्शन बन सके किससे, वर्ल्ड से अपना। ये बात तो सही है एकदम, है ना। ग्लोबल मतलब यही होता है। और भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक प्रॉपर मोटिव तरीके से देखो तो। देखो अगर आज हम, हमारे पास अगर हम लोग प्रॉपर पूरी दुनिया से नहीं मिले होते तो इतने सारी कंपनियां जो अपने इंडिया में आज हैं, उसमें से आधी ज़्यादा तो इंडिया की है भी नहीं। पर हमारे यहाँ क्यों आकर काम करते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में है, कंपटीशन है, इसीलिए हम वहाँ पे आकर काम करेंगे। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये एक ये बात हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है, देखो ग्लोबलाइजेशन ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या किया ना कि अब इसमें कुछ कुछ इसमें भी पॉइंट आ जाए, जैसे हर में आपको पॉइंट बना बना के लिखने, ठीक है। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा तो ठीक है, और अगर आखिरी के टाइम पे मैं आपको ये वाला भी टेबल एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है। देखो पहला आ जाता है आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब भाई देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इससे गारंटेड एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ना, अगर आप कोई और कंट्री में रहे तो देखो, जैसे मैं इसको आराम से बताता हूँ, इसको आराम से बताता हूँ, ठीक है। आउटसोर्सिंग मतलब होता क्या है, देखो, हम्म, हम्म, ये आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जैसे आप अगर किसी और कंट्री में हो, जैसे मान लो अगर आप अमेरिका में हो, मान लो किस में हो, अमेरिका में हो, और मैं हूँ इंडिया में, या कोई और भी इंडिया में, ठीक है, जैसे मान लो ये दो दो कंट्रीज हैं। इतनी बात समझ गए, आउटसोर्सिंग का मतलब मैं भी आपको मतलब बता रहा, ठीक है। ये हो गई। तो क्या किए ना, अब अगर मैं लेबर मुझे चाहिए, क्या, अगर मुझे लेबर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं अपनी कंट्री में नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कंट्री में अगर वो, जैसे मान लो अभी 100 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, US में उधर के लेबर 100 रुपये ले रहे हैं। पर अगर उसी के, अगर मैं यहाँ इंडिया से लेबर मंगाऊँ तो वो मुझे चीप भी पड़ रहे थे तब, ठीक है। क्या लेबर मेरे को क्या पड़ रहे थे, चीप पड़ रहे थे, पहली बात ये याद रखो, क्या पढ़ रहे थे, चीप पढ़ रहे थे। और जैसे अगर वहाँ पे एक लेबर की कीमत 100 रुपये, मान लो मैं सपोज करके बता रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरे इंडिया के लेबर से 20 रुपये में मान जा रहे हैं, अब बताओ।
तो देखो आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि जो लेबर थे ना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि हम लोग दूसरे देश में जाकर कमा सकें, ठीक है। क्योंकि अगर अगर देखो, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ हायर कर रही है सॉरी, देखो अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ हायर कर रही है, इसका पता प्रॉपर मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग, ठीक है। कैसे हुआ आउटसोर्सिंग, दोबारा समझो, ठीक है। कि अगर मैं अमेरिका में हूँ और एक इंडिया है, ठीक है, मान लो अमेरिका है और इंडिया है, ठीक है। तो अगर मैं अमेरिका में अभी मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने कंट्री में लेबर ना बुलाने की जगह मैं इंडिया से अगर लेबर लेकर आऊँ अपने यहाँ, देख अगर अमेरिका लेबर्स कहाँ से लेकर आ रहा है? इंडिया से लेकर आ रहा है लेबर्स, लेबर्स आ गए इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर्स आ गए, कहाँ के लेबर्स? ये इंडिया के हैं। तो मैंने कुछ हायर किया किसी और कंट्री से, ठीक है। तो जब आप कुछ हायर करोगे किसी और कंट्री से, तो उसी को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सिंपल से मतलब समझ गए ना, कि अगर आउटसोर्सिंग आया तो आपको क्या लिखना, जब कोई और कंट्री हायर करती है एक्सटर्नल सोर्स से, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स उससे चीप पड़ रहा है भाई। अच्छा ये बताओ, आपको वहाँ एक लेबर के बदले 200 रुपये देना पड़ रहा था और इंडिया के बस 20 देना है, तो भाई फ़ायदा आपका किस में होता? आप बोलोगे ऑब्वियस ही बात है, मेरा भाई फ़ायदा तो 20 रुपये वाले में ही होगा ना। इसीलिए इसका मतलब होता है आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये हो गया आउटसोर्सिंग, समझ गए आप लोग? ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो ईजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो बस आपको इसमें डेट याद रखनी है मेनली, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1995, ठीक है। और इस्टेब्लिश ये कब हुई थी भाई? 1948 में, विद 23 कंट्रीज। तब इंडिया को फिर इसका पार्ट बना लिया गया था जब वो प्राइवेटाइजेशन वाला सिस्टम चला था, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखने, देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं बस, बायलैटरल और मल्टी बायलैटरल, ठीक है। देखो बायलैटरल क्या होते हैं? एक तरीके का ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं अगर आप अपने यहाँ से आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो वो मेरा बायलैटरल होगा। अगर मल्टीलैटरल का देखोगे तो जैसे आप मेरे यहाँ भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, मैं भी आपके यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बस इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।